हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो हमारा ये क्लास 9th का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः डैश होगी। तो इसमें हमें इन चारों में से राइट ऑप्शन को चुनना था। तो इसमें हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला करेक्ट था, यानी कि जीत अंततः मजदूरों की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जो मैंने एसएसटी का सैंपल पेपर वाला वीडियो बनाया था उसको अगर आपने ध्यान से किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं गया होगा, क्योंकि सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जिसमें हमें कार्ल मार्क्स के विचार बताने थे। तो वो क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का था जिसमें मैंने उसके आंसर में आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। तो उसमें से एक पॉइंट जो है वो मैंने आपको ये वाला भी लिखवाया था। तो इसीलिए अगर आपने एसएसटी का सैंपल पेपर के वीडियो को ध्यान से किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं गया होगा, जिसका आंसर हमारा ये बी वाला है। ठीक है, मजदूरों की। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर देवदार के वन लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के कारण रोका गया। तो इसका जो है हमारा ये बस्तर यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वन महानिदेशक था। तो डायट्रिच ब्रैंडिस यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। और एक बात और कि आपने कितने आंसर सही किए थे एग्जाम में और कितने आंसर आपके गलत गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप कि आपके सारे आंसर सही जाएं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमसे पूछा गया था कि कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। तो इसमें हमारा ये नकद मुद्रा यानी कि फोर्थ का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ये हमारा नकद जो मुद्रा है ये कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। अब इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये हमें संकल्पना और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट था। ठीक है, फिफ्थ का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस सिक्स्थ क्वेश्चन का ये जो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन ये करेक्ट था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है, तो सेवेंथ क्वेश्चन का ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी संकल्पना और कारण वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसमें से ये तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तापी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया था कि मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः डैश क्षेत्र में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो इसमें से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी कि ये लोकतंत्र की क्या है एक विशेषता है। तो इसीलिए 11th क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। तो
12th क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला गया था असंगत मिलान की पहचान कीजिए। तो अंत्योदय अन्न योजना, तो इसके सामने लिखा है गरीबी रेखा से ऊपर। इसके अलावा बी में है अन्नपूर्णा योजना, इसके सामने है निर्धन वरिष्ठ नागरिक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, योग्य परिवार, इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनीन। यानी कि इसमें हमारा ये जो है ए वाला यही असंगत मिलान है, यानी कि यही हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसका ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, नेल्सन मंडेला। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, संयुक्त सचिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया था कि पालमपुर गांव में डैश प्रमुख उत्पादन क्रिया है। तो पालमपुर गांव में क्या प्रमुख उत्पादन क्रिया है? तो ये हमारा जो है खेती, यही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, यानी कि खेती जो है वो सबसे ज़्यादा पालमपुर गांव में किया जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमसे पूछा गया था कि पाक जल संधि स्थित है। तो पाक जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित है उसी को हम पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट था, चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस थे, सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप मुझे जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने आंसर सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे 2 मार्क्स के थे। ठीक है, तो इनको एक बार हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया था कि अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी। तो इसमें हमसे पूछा है कि अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी, और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में है, तो इसीलिए इसके आंसर में हमें कम से कम 2 पॉइंट्स लिखना था। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या क्या लिख सकते थे हम? तो इसमें हमें बताना है कि अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी। तो एक तो हम ये लिख सकते थे कि युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए, एक ये मांगे रखी थी, और दूसरा हम ये लिख सकते थे इसके आंसर में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो ये 2 पॉइंट्स हम लिख सकते थे जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको इसके आंसर में कोई और पॉइंट्स भी पता है तो वो भी आप लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है ये, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि रूस में अक्टूबर क्रांति क्यों हुई थी इसका कारण हमें बताना है। तो एक तो कारण ये हो जाएगा कि उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और दूसरा हम ये लिख सकते थे कि जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हम इसके आंसर में लिख सकते थे। इसके अलावा इसमें भी आप कोई और आंसर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा के किन्हीं 2 आयामों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो हम इसके आंसर में लिख सकते थे कि खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, एक ये हो जाएगा इसका आंसर, और दूसरा हम लिख सकते थे कि खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हम लिख सकते थे, अगर आपको पता है तो वो आप लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या क्या लिख सकते थे हम कि जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट्स में हम लिख सकते थे कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299, ये इतने सदस्य थे। तो ये हम लिख सकते थे इसके आंसर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे पूछा गया था
कि जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी हमें कोई दो कारक बताना है। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो जन्म दर हो सकता है, यानी कि कहीं पे जन्म दर ज़्यादा होता है, कहीं पे जन्म दर कम होता है, तो इससे जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित रहता है। इसके अलावा प्रवास भी हो जाएगा इसका कारण, और इसके अलावा मृत्यु दर भी हो जाएगा। तो तीन मैंने आपको बता दिए, उनमें से कोई दो आपको इसके आंसर में लिखना है। जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर, इन तीनों में से कोई दो आप लिख सकते थे, ठीक है, और फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करना था। तो ये हमारा हो गया 24 का आंसर। इसके बाद 25 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस है सारे 3 मार्क्स में थे, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वैसे ये हमारा 25 जो है ये मिलान वाला था, इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं आपको करा देता हूँ। तो राजदंड, इसका हम किससे मिलाएंगे? राजदंड का शाही सत्ता का प्रतीक, यानी कि ए का इस तीसरे से मिला देंगे। दूसरा है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, तो इसका क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था सनातनता का प्रतीक, यानी कि बी का फर्स्ट से मिला देंगे। और इसके बाद टूटी हुई जंजीर है, तो इसका क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था आज़ादी का प्रतीक, यानी कि सी का फोर्थ से मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिलाना था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिलान वाला। इसके बाद इसमें अथवा में भी है, तो आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो इनमें जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है, आपके कितने आंसर सही गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।